सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक एक साथ काम करते और सरकारी घरों में साथ रहते कुछ सहकर्मियों से पारिवारिक रिश्तों से भी ज्यादा गहरे रिश्ते बन जाते हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद अपने शहरों गांवों में वापसी व दूसरे कारणों के चलते मिलना जुलना कम हो जाता है। फिर भी मिलने की इच्छा तो बनी ही रहती है। उस दिन जैसे ही मेरे एक ऐसे ही सहकर्मी मित्र का उनके पास जल्द पहुंचने का फोन आया तो मैं अपने को रोक नहीं सका। मित्र स्टेशन पर ही मिल गए, मगर जब उन्होंने ऑटो वाले को अपना पता बताने की जगह एक गेस्ट हाउस का पता बताया तो मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वे मुझे इस विषय पर बात न करने का इशारा करके दूसरी बातें करने लगे। गेस्ट हाउस पहुंचकर खाने वगैरह से फारिग होने के बाद वे बोले, मेरे घर की जगह यहाँ गेस्ट हाउस में रहने की कहानी जानने की तुम्हें उत्सुकता होगी। इस कहानी को सुनाने के लिए और इसका हल करने में तुम्हारी मदद व सुझाव के लिए ही तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें तो यह बतानी ही है। कुछ रुककर उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, मित्र, महिलाओं की तरह उनकी बीमारियां भी रहस्यपूर्ण होती हैं। हर महिला के जीवन में उम्र के पड़ाव में मीनोपॉज यानी प्राकृतिक अंदरूनी शारीरिक बदलाव होता है, जो डॉक्टरों के अनुसार भी कोई बीमारी तो नहीं होती, मगर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर महिला पर अलग अलग तरह से होता है। कुछ महिलाएं इसमें मनोरोगों से ग्रस्त हो जाती हैं। इसी कारण मेरी पत्नी भी मानसिक अवसाद की शिकार हो गई, तो मेरा जीवन कई कठिनाइयों से भर गया। घर परिवार की देखभाल में तो उनकी दिलचस्पी पहले ही कम थी, अब इस स्थिति में तो उनकी देखभाल में मुझे और मेरी दोनों नवयुवा बेटियों को लगे रहना पड़ने लगा, जिसका असर बेटियों की पढ़ाई और मेरे सर्विस कैरियर पर पड़ रहा था। पत्नी की देखभाल के लिए विभाग में अपने अहम पद की जिम्मेदारी के तनाव से फ्री होने के लिए जब मैंने विभागाध्यक्ष से मेरी पोस्टिंग किसी बेहद सामान्य कार्यवाही वाली शाखा में करने की गुजारिश की, तो उन्होंने नियुक्ति ऐसे पद पर कर दी जो सरकारी सुविधाओं को भोगते हुए नाममात्र का काम करने के लिए सृजित की गई लगती थी। काम के नाम पर यहाँ 4 से 6 माह में किसी खास मुकदमे के बारे में सरकार द्वारा कार्यवाही की प्रगति की जानकारी चाहने पर केस के संबंधित पैनल वकीलों से सूचना हासिल कर भिजवा देना होता था। मगर मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मेरे इस पद पर ज्वाइन करने के 3 हफ्ते बाद ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से विभिन्न न्यायालयों में सेवा से जुड़े 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि से लंबित मामलों में कार्यवाही की जानकारी मांग ली। मैंने सही स्थिति जानने के लिए वकीलों से मिलना शुरू किया। विभाग में ऐसे मामले बड़ी तादाद में थे, इसलिए वकील भी कई थे। इसी सिलसिले में 3 से 4 दिनों में कई वकीलों से मिलने के बाद में एक महिला पैनल वकील के दफ्तर में पहुंचा। उन पर नजर डालते ही लगा कि उन्होंने अपने को एक वरिष्ठ और व्यस्त वकील दिखाने के लिए नीली किनारी की मामूली सफेद साड़ी पहन रखी है और बिना किसी साज सज्जा के गंभीरता का मुखौटा लगा रखा है और 2 से 3 फाइलों के साथ कानून की कुछ मोटी किताबें सामने रख कर बैठी हुई हैं। मेरे आने का मकसद जानते ही उन्होंने एक वरिष्ठ वकील की तरह बड़े रोब से कहा, देखिए, आपके विभाग के कितने केस किस किस न्यायाधीश की बेंच में पेंडिंग हैं और इस लंबे अरसे में उनमें क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी आपके विभाग को होनी चाहिए। मैं वकील हूँ, आपके विभाग की बाबू नहीं, जो सूचना तैयार करके दूं। इस प्रसंग में वकील साहिबा के साथ अपने पूर्व अधिकारियों के व्यवहार को जानते व समझते हुए भी मैंने उनसे पूरे सम्मान के साथ कहा, वकील साहिबा, माफ करें, इन मुकदमों में सरकार आपको एक तय मानदेय देकर आपकी सेवाएं प्राप्त करती है, तो आपसे उनमें हुई कार्यवाही कर सूचना प्राप्त करने का हक भी रखती है। वैसे हेड ऑफिस का पत्र आपको मिल गया होगा। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगी गई सूचना का है। यह जिम्मेदारी भरा काम समय पर और व्यवस्था से हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से संपर्क कर रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। मेरी बात सुनकर वकील साहिबा थोड़ी देर चुप रहीं, मानो कोई कानूनी नुस्खा सोच रही हों। फिर बड़े सधे लहजे में बोलीं, देखिए, ज्यादातर केसेज को मेरे सीनियर सर ही देखते थे। उनका हाल में बार कोटे से न्यायिक सेवा में चयन हो जाने से वे यहाँ है नहीं, इसलिए मैं फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ और आपका यही जवाब राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। कहकर मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ तो वकील साहिबा को कुछ डर सा लगा। वे समझौते जैसे स्वर में बोली, आप बैठिए तो चलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ कि यह काम 3 दिनों में कैसे किया जा सकता है। अब मेरी बारी थी, इसलिए मैंने उन्हीं के लहजे में जवाब दिया,
देखिए, यह न तो मेरा ऑफिस है, न यहाँ मेरा स्टाफ काम करता है। ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ? यह कहकर मैं वैसे ही खड़ा रहा तो अब तक वकील साहिबा शायद कुछ समझौता करके हल निकालने जैसे मूड में आ गई थीं। वे बोलीं, देखिए, सूचना सुप्रीम कोर्ट को भेजी जानी है, इसलिए सूचना ठोस व सही तो होनी ही चाहिए, और अपनी स्थिति मैं बता चुकी हूँ, इसलिए आप कड़वाहट भूलकर कोई रास्ता बताइए। वकील साहिबा के यह कहने पर भी मैं पहले की तरह खड़ा ही रहा। तो वकील साहिबा कुछ ज्यादा सॉफ्ट होते हुए बोलीं, देखिए, कभी कभी बातचीत में अचानक कुछ कड़वाहट आ जाती है। आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे फादर जैसे हैं, इसलिए आप ही कुछ रास्ता बताइए ना। देखिए, यह कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप अपने मुंशी से कहिए, वह हमारे विभाग के मामलों की सूची बनाकर रिपोर्ट बना देगा। देखिए, आप मेरे फादर जैसे हैं, आपको अनुभव होगा कि मुंशी इस बेगार जैसे काम में कितनी दिलचस्पी लेगा। वैसे भी आजकल उसके भाव बढ़े हुए हैं। सीनियर सर के जाने के बाद कई वकील लोग उसको बुलावा भेज चुके हैं, कहकर उन्होंने मेरी ओर थोड़ी बेपसी से देखा। मुझे उनका दूसरी बार फादर जैसा कहना अखर चुका था। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, मैडम वकील साहिबा, बेशक आप अभी युवा ही है और सुंदर भी हैं ही, मगर मेरी व आपकी उम्र में 4 से 5 साल से ज्यादा फर्क नहीं होगा। आप व्यावसायिक व्यस्तता के कारण अपने ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हैं, नहीं तो आप